Good morning, students. Beta, my name is Gaurav Sharma. Your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। चलिए बेटा बात करें, लास्ट क्लास में हमारा डेफिनेट इंट्रोडक्शन चल रहा था, वहां से कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखिए लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था प्योरिसिटी के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन बेटा मुझे दे रखा है 0 से लेके n पाई मैक्स ऑफ sin x sin इनवर्स sin x dx। ठीक है, तो बेटा अगर कभी भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब मैक्स ऑफ समथिंग पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों का ग्राफ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया बेटा, पहले तो बना लिया साइन का ग्राफ। ठीक है, और बेटा फिर मैंने बना लिया बेटा किसका, बेटा फिर मैंने बना लिया बेटा साइन इनवर्स का ग्राफ। तो बेटा ये जो तंबू लगे हुए हैं ऐसे, ये तंबू ऊपर नीचे अंडरग्राउंड तंबू, ये क्या है हमारा बेटा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स का। ठीक है, और जो कर्व जा रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो ग्राफ हो जाएगा हमारा साइन एक्स का। ठीक है, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास जो कर्व बन रहा है 0 से लेके पाई तक जो कर्व जा रहा है बेटा, वो मेरा कौन सा डोमिनेटिंग है, साइन इनवर्स साइन एक्स है कि नहीं है, क्योंकि मुझे मैक्सिमा चाहिए तो ऊपर मेरा साइन इनवर्स साइन एक्स है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर मैं पाई से 2 पाई तक जाता हूं तो कौन सा ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? ये कर्व मेरे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा डोमिनेटिंग करेगा बेटा, पाई से लेके 2 पाई तक बेटा डोमिनेट करेगा बेटा मेरे पास कौन सा ग्राफ, साइन का ग्राफ। ठीक है, तो बेटा अगर आप देखें तो बार बार यही चीज रिपीट होगी, फिर से ये ऊपर वाला और इधर ये नीचे वाला। तो एक्चुअली मेरा टाइम पीरियड कितना आ गया बेटा, मेरा टाइम पीरियड आ गया 2 पाई। पहली बात तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक होगा, और टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई। तो अगर हम जानते हैं कि अगर टाइम पीरियड 2 पाई तो जो एन है वो कहां आ जाएगा, आगे। तो बेटा एन मेरा आगे आ गया, मुझे क्या मिल गया, 0 से लेके 2 पाई मैक्स ऑफ साइन एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स। क्या ये चीज सभी को समझ में नहीं आई? पहला काम तो हमने पीरियड निकाला, इंटरवल। दूसरा काम किया बेटा, हाँ अब क्या करेंगे बेटा, अब मैं इस फंक्शन को तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 0 से लेके पाई तक तो ये वाला तंबू, ठीक है, और पाई से लेके 2 पाई तक ये वाला कर्व। ठीक है, तो बेटा मैंने तोड़ दिया 0 से लेके पाई तक साइन इनवर्स साइन एक्स, और बेटा पाई से लेके 2 पाई तक साइन एक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जरा बेटा हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास आंसर क्या होगा। देखो हमारे पास अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं बजाय इसको सॉल्व करने के मैं सीधे एरिया निकालूंगा ना। ये दूरी कितनी, पाई, हाइट कितनी, पाई बाई 2, तो आंसर कितना होगा 1/2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, और इसका एरिया कितना बेटा, इसका एरिया बेटा मेरे पास हो गया -2। तो बेटा मुझे आंसर कितना मिल गया मल्टीप्लाई करने पे, हाँ जी ठीक है, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो बेटा इससे मिल गया, मुझे मिल गया π² / 4 - 2। मिलेगा नहीं मिलेगा? और बेटा n मेरा बाहर चली रहा है तो बेटा मुझे क्या मिल गया, π² / 4 - 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आप चाहो तो इसको ओपन करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n π² / 4 - 2n। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि प्योरिसिटी का जो फंक्शन अभी तक आपने देखे थे वो सिंपल सारे के सारे सिमेट्रिक देखे थे। इसमें फंक्शन मेरे दो लग रहे हैं फिर भी प्योरिसिटी जा रही है, मतलब पहले पार्ट में अलग दूसरे पार्ट में अलग, बट उसके बावजूद कर्व मेरा प्योरिक है क्योंकि बार बार वही चीज मेरी रिपीट हो रही है। क्लियर? चलिए अगली बेटा हेडिंग पे चलते हैं। बेटा अगला हेडिंग है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन या एस्टिमेशन। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जे वालों के लिए। ये लास्ट के जो 2 प्रॉपर्टीज हैं स्पेशली 8th और 9th, ये दोनों प्रॉपर्टी जे वालों के लिए परम प्रिय है, और 9th तो क्या मतलब परम प्रिय है 9th वाली है तो। ठीक है, तो आज ये दोनों होने वाली हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन हाई रखें अपना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहली बात तो इसको हम यूज कब करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल कैन बी एस्टिमेटेड बिटवीन द लिमिट। मतलब जो फंक्शन आपका इंटीग्रेट नहीं हो सकता बेटा, हम उसको कुछ लिमिट के इंटरवल के बीच में एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा एक बात और, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे यही चीज, दूसरा मुझे लिखा हुआ है एस्टिमेशन। तो बेटा यहीं पे मुझे 2 चीजें पता पड़ती हैं कि मुझे इसको यूज कब करना है। पहली बात, मुझे इसको यूज कब करना है, अगर मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, अगर मुझे ऐसा फंक्शन मिल रहा है जो कि इंटीग्रेट नहीं हो सकता। जैसे हम जानते हैं sin x अपॉन जो x होता है वो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी 8 को यूज करोगे। ठीक है ना, या फिर बेटा एग्जामिनर ने कभी आपको i की जो वैल्यू है i = जो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ fx दे रखा है, ठीक है, अगर उसने i को इनइक्वालिटी के बीच में डाल दिया, मतलब i का जो आंसर है बेटा वो रेंज के फॉर्म में दे दिया, मतलब कुछ इस तरह से दे दिया ऑप्शंस में कि भैया ए ऑप्शन दे रखा है कि जो i है मेरा किसी से बड़ा है और किसी से छोटा है, अगर इस तरह का ऑप्शन मुझे दिख गया, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 8 मेरी एप्लीकेबल हो रही है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो पहला कॉन्सेप्ट सीखे बेटा कि सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मेरा एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है और एच एक्स मतलब मेरा जी एक्स जो है वो एफ एक्स से बड़ा है और एच एक्स से छोटा है, किसमें, ए से लेके बी के बीच में, तो मैं सिंपल सी ये बात बोलूंगा कि ए से लेके बीच में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स से छोटा होगा और इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स बेटा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स से बड़ा होगा। ठीक है ना। अब इसके बारे में ये तो सिंपल मतलब बेसिक लैंग्वेज हो गई, और अगर वह समझना चाहें तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि मान लो कभी भी मेरा किसी भी कर्व में एक कर्व ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया, तीसरा कर्व ये हो गया, ये वाला मेरा जी एक्स, ये वाला मेरा एफ एक्स और ये वाला ऊपर वाला मेरा एच एक्स। ठीक है, तो बेटा अगर मैं ए से लेके बी के बीच में एरिया निकालूंगा तो सबसे ज्यादा एरिया किसका जाएगा, एच का, जी का या एफ का। सबसे ऊपर एरिया किसका होगा, एरिया, तो एरिया ऑफ एच एक्स क्या होगा मेरा, सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होगा, एरिया ऑफ जी एक्स, और उसके बाद किसका होगा बेटा, एरिया ऑफ एफ एक्स। और हम जानते हैं एरिया का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे जब समझना, इफ फंक्शन इज मैक्सिमम, if function is a maximum is m and function is minimum is बेटा इसको हटा दीजिए, if function maxima is m and functions minima is m small m, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का जो मैक्सिमम है वो मेरे पास कैपिटल एम दे रखा है और मिनिमम अगर बेटा मुझे स्मॉल एम दे रखा है, तो बेटा इंटीग्रेशन ए टू बी जो एफ एक्स होगा बेटा वो बेटा ऑलवेज एम इंटू बी माइनस ए से छोटा और स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए से बड़ा। ठीक है, जरा इसको समझना बेटा। सिंपल सी बात लेता हूं कि मान लो अगर मैं कोई कर्व लेता हूं, जैसे मान लो ये मैंने कोई कर्व ले लिया, ठीक है, ये मैंने कोई कर्व ले लिया, ठीक है। अब देखो मेरा मिनिमा कहाँ जा रहा है बेटा, ये मेरा जा रहा है मिनिमा और बेटा ये मेरा जा रहा है मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा इंटरवल क्या है बेटा मेरा, ए से लेके बी के बीच में, ए से लेके बी के बीच में। ठीक है, अब बेटा देखो ये दूरी कितनी हुई बेटा, ये दूरी बेटा मेरे पास हुई ए बी माइनस ए, होगी नहीं होगी, क्या होगी बेटा, बी माइनस ए, इतनी दूरी। ठीक है, अच्छा ये क्या है बेटा मेरा मिनिमा, मिनिमा का मतलब स्मॉल एम, और ये क्या है मेरा मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब बेटा कैपिटल एम। बेटा अब आप देख सकते हो कि जो मेरा कर्व का एरिया है, जो मेरे ये कर्व का एरिया है वो हमेशा बड़े वाले रेक्टेंगल से, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है मतलब कैपिटल एम इंटू बी इंटू ए से तो छोटा होगा, होगा नहीं होगा, और छोटा वाला रेक्टेंगल जो बन रहा है, नीचे वाला रेक्टेंगल जो बन रहा है, इससे ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, होगा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अपने कर्व के एरिया को दो चीजों के बीच में एस्टिमेट कर दिया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? यही बात हमने पहले लिखी हुई थी कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है तो हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं बिटवीन द लिमिट, मतलब लिमिट के बीच में। तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, देखो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने क्वाड्रेंट का नाम लिख दिया है ए बी सी डी ई एफ। तो जो ये क्या बोलेगा बेटा, ये क्या शो कर रहा है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, और ये क्या शो करेगा बेटा, ये बड़ा करेगा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, मतलब इस वाले ट्रायंगल ही रेक्टेंगल का एरिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। और ये क्या शो कर रहा है बेटा, इस कर्व का एरिया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? यही हम बोल रहे थे कि अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसे दो चीजों के बीच में एस्टिमेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, एस्टिमेट दिस, मुझे दे रखा है बेटा 0 से लेके 1 तक ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो ये वाला जो फंक्शन है हम जानते हैं ये वाला फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल नहीं है, हमने बताया था नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन में ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एस्टिमेशन के, उसमें सबसे कॉमन वाला जो क्वेश्चन होता है वो ये वाला होता है कि मुझे जो रेंज दी जाती है वो 0 से लेके 1 में दी जाती है। बेटा ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग 80% क्वेश्चन में रेंज जो होती है हमारी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है ना। और 0 से लेके 1 की जगह कई बार वो कुछ और भी पकड़ा देता है, बट उसका सेंस वही जाता है। जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपसे इस मैटर में बात करूंगा। तो बेटा 0 से लेके 1 की कुछ खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि अगर मेरा 0 से लेके 1 में कर्व है तो जो एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा वो मेरा एक्स से क्या होगा, छोटा होगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगर मैं x को 0 से लेके 1 की बात करूंगा, मान लो मैंने 0.5 ले लिया, ठीक है, तो 0.5 का जो मेरा स्क्वायर होगा ना
वो मेरा 0.5 से क्या होगा, छोटा होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं 0.5 कितना होता है, 0.25 होता है, ठीक है। तो ये इसकी खास बात होती है। अब जरा क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन मुझे दे रखा है e की पावर x स्क्वायर dx दे रखा है, नहीं दे रखा। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि हम फंक्शन के मिनिमा मैक्सिमा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या होगा कि x मेरा 0 से 1 है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर ये 0 से 1 है तो ये ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा, इसका स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि जो e की पावर x स्क्वायर है वो मेरा x से तो छोटा है बट 0 से बड़ा है। क्लियर। अब मुझे फंक्शन क्या दे रखा है बेटा, फंक्शन था मेरा e की पावर x स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं पूरे में x स्क्वायर लगा देता हूं, हम जानते हैं e मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और हम जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन अगर मैं कभी भी इनइक्वालिटी में अप्लाई करता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये कितना हो गया, e की पावर 0 इज ग्रेटर देन e क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया e की पावर x स्क्वायर हमेशा e की पावर x से छोटा होगा और e की पावर 0 से बड़ा होगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी फर्स्ट लाइन का फर्स्ट जो पहला ग्राफ ए था, फर्स्ट ए था, उसका पहला स्टेटमेंट हमारा निकल चुका है। क्लियर कि मेरा gx इससे बड़ा और इससे छोटा है। और अगर ऐसा है तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो भी ये इनइक्वालिटी फुलफिल रहेगी नहीं रहेगी। तो बेटा अगर मैं इसको 0 से लेके 1 में इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये फंक्शन हमेशा इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई e की पावर x, कहां से, 0 से लेके 1 तक। तो बेटा ये कितना आ गया, e माइनस 1। तो i कहां से कहां तक बिलोंग कर गया बेटा, i बिलोंग कर गया 1 से लेके e माइनस 1 तक। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो बेटा ये होता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, या फिर मैं बोलूंगा एस्टिमेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर आई को आपको इस तरह से दे रखा है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे रखा है कि ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, तो बेटा हम इस वाले क्वेश्चन को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैं आपसे एक बात और बोलता हूं कि क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको दो तरह के इंटीग्रेशन दे रखे हैं, i1 दे रखा है, i2 दे रखा है, i3 दे रखा है, i4 दे रखा है, या कुछ और भी दे रखा है, और अगर उसने आपसे पूछ लिया कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक है, तो उस केस में बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय बेटा आप उसको एस्टिमेट कर लीजिए, आपका आंसर जल्दी निकलेगा, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन में कॉमनली इस तरह के क्वेश्चन देगा जिनको सॉल्व करने में हमको बहुत टाइम जाने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, हमें आई दे रखा है 0 से लेके 1 तक, 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, और i2 बेटा मुझे दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बेटा हमने कहा था कि अगर हमारी ऊपर वाली डिग्री बड़ी, नीचे वाली छोटी, तो उसको डिवाइड कर दो, से इधर डिवाइड कर दो बेटा। अब बेटा सोचना कि ये 9 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक है, मतलब अगर मैं डिवाइड करने बैठा तो x की डिग्री 6 आएगी, और उसके बाद चले कितना लेंदी जाएगा, बहुत लेंदी जाएगा। तो बेटा अब इसको बजाय दोनों को सॉल्व करने के बजाय बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं दोनों को एस्टिमेट कर दूं, क्योंकि मुझे दोनों की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई, नहीं हुई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बात तो हमें पता है कि भैया मेरे पास जो 0 से लेके 1 तक का जो कर्व है उसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था हायर डिग्री छोटी होती है और स्मॉलर डिग्री बड़ी होती है। मतलब x की पावर 9 जो होगा वो x की पावर 8 से छोटा होगा, और बेटा इधर x की पावर 4 जो होगा बेटा वो x की पावर 3 से छोटा होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है। और अगर मैं पूरे में बेटा 1 से डिवाइड 1 को ऐड करता हूं, +1 करता हूं, इधर +1 करता हूं, इधर +1 इधर +1, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा काम की बात समझना, हाँ जी, काम की बात क्या समझना कि ये जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, मुझे इनका डिवाइड दे रखा है, मतलब इसका डिवाइड और इसका डिवाइड, ठीक है, और नहीं, इसका डिवाइड और इन दोनों का डिवाइड दे रखा है और इन दोनों का डिवाइड दे रखा है, ठीक है। अब जरा बेटा एक बात सोचना, सिंपल सी बात सोचना कि अगर मैं लार्जर को, ये मेरा लार्ज है, ये मेरा स्मॉल है, इधर ये वाला मेरा स्मॉल है, ये मेरा लार्ज है, अगर मैं लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड करूंगा तो वो क्या बनेगा, स्मॉलर या लार्जर? ऑब्वियसली बात है लार्जर बनेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और अगर मैं स्मॉलर को लार्जर से डिवाइड करूंगा तो वो क्या बनेगा, और स्मॉलर बनेगा। क्या आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ? सिंपल सी बात ले लेते हैं कि अगर 4 मेरा 6 से छोटा है, ठीक है, अब मैंने लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड कर दिया, मतलब 3 से, 3 से की बजाय कुछ और ले लेते हैं, मतलब मान लो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3 से। तो अगर मैं लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड करूंगा तो इसके और कम टुकड़े होंगे। डिवाइड करने का मतलब पार्टीशन करना, ये ऑलरेडी बड़ा है,
आप इसको पार्ट्स मतलब इसको तोड़ रहे हैं तो बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ये ऑलरेडी छोटा है और इसको आपने और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो ये और क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इसका मतलब जब मैं डिवाइड कर दूंगा उसके बावजूद भी ये वाली इनइक्वालिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और अगर ऐसा है तो बेटा इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो भी मेरा क्या होगा, ये वाला इंटीग्रेशन इससे क्या होगा, ऑलवेज छोटा रहेगा, 0 से लेके 1 के बीच में। इज इट क्लियर टू ऑल? और अगर ऐसा है इसका मतलब जो मेरा I2 है वो मेरा I1 से ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि I1 मुझे दे रखा है 0 से लेके π/4 ex² dx, I2 मुझे दे रखा है 0 से लेके π/4 ex dx, I3 है 0 से लेके π/4 ex² cos x dx, और बेटा I4 दे रखा है मुझे e⁴ ex² sin x dx। ठीक है, अब एक बात समझिएगा कि कभी भी अगर 4 का कंपैरिजन आता है तो पहले बेटा 2 का कंपेयर किया जाता है। तो देखो इसके बारे में तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। देखो ये पढ़ा था, इधर गया, ये रहा कि हमारा ये वाला फंक्शन छोटा होगा इससे, होगा नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा I1 होगा वो मेरा I2 से छोटा होगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करते हैं इन फंक्शन की, इन दोनों की। तो बेटा हम जानते हैं 0 से लेके π/4 तक मेरा कॉस्ट जो है वो साइन से बड़ा होता है, मेरा कॉस्ट मेरा साइन से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ऐसा है तो अगर मैं दोनों तरफ ex² का मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि e² मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी है और हम जानते हैं किसी भी इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी फर्क नहीं आता, तो बेटा ये इससे बड़ा होगा नहीं होगा? और अगर फंक्शन इससे बड़ा होगा तो बेटा जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो भी क्या होगा बेटा, इससे बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरा I3 है वो मेरा I4 से बड़ा है। क्या ये बात दोनों की समझ में आई, नहीं आई? ठीक है सभी के। अब काम की बात और समझना बेटा, अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं तो देखो ex² मुझे इधर दे रखा है, इधर दे रखा है और इधर दे रखा है, तो इन दोनों का तो कंपैरिजन हो चुका है, इन दोनों का हो चुका है। अब मैं इनमें से किसी और का कर दूं तो बेटा अगर जरा देखना कि I1 मेरा I2 से छोटा है, ठीक है, और इधर मेरा जो I3 है वो मेरा I4 से बड़ा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपैरिजन इस तरह करता हूं कि मेरे कुछ काम की चीज निकल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्लियर हुआ नहीं, वो दोनों अलग से लिख लेता हूं कि I1 जो है मेरा I2 से छोटा है और I4 जो है मेरा वो मेरा I3 से सही तो बोल रहा हूं मैं, हाँ I3 जो है मेरा वो I4 से छोटा है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इन दोनों का कंपेयर कर लेता हूं, इसका और इसका, तो इनइक्वालिटी लिंक अप हो सकती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं, I3 में क्या है, देखो बेटा I3 में हमारे पास आ रखा है cos और यहाँ पे क्या रखा है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो बेटा मैं एक बात जानता हूं कि जो मेरा cos होता है वो हमेशा मेरा 1 से छोटा होता है ही नहीं होता 0 से लेके π/4 में, जो कि ओपन इंटरवल है। और अगर ऐसा होगा तो अगर मैं दोनों तरफ ex² से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बेटा ex² cos x जो होगा वो ex² से छोटा होगा। और अगर ऐसा होगा तो बेटा मेरा इनइक्वालिटी का साइन फुलफिल करेगा नहीं करेगा? इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या मिल गया कि जो I3 है वो मेरा I1 से छोटा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मुझे क्या मिल गया बेटा, जो मेरा I3 है वो मेरा I1 से छोटा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं इनको लगाता हूँ तो I4 सबसे छोटा, उसके बाद I3, उसके बाद I1 और आखिर में क्या जाएगा बेटा मेरे पास I2। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल जेई वाला इससे क्वेश्चन काफी दे रहा है, हमें दे रहा प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है, 0 से लेके 2 तक 5 - x/9x² dx जो है वो मेरा 1 से तो बड़ा है और 6/5 से छोटा है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी जो आपका इंटीग्रेशन हो रखा है वो कभी इनइक्वालिटी के अंदर अगर मुझे उसने दे दिया है, इसका मतलब मुझे क्या यूज करना है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने ये दिया है, बट एग्जाम में जो आएगा वो आपको इसको आई पकड़ाएगा, ठीक है। और जो ये ऑप्शन होंगे बेटा ये आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए आई बिलोंग्स टू दिस से दिस, ऑप्शन बी आई बिलोंग्स टू दिस से दिस, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपके ऑप्शन उन्होंने डिलीवर किए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा अगर आप इस क्वेश्चन में देखें और प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं तो बेटा आपको एक फर्क देखने को मिलेगा कि इस वाले क्वेश्चन में मेरी जो लिमिट है बेटा वो 0 से लेके 2 के बीच में नहीं है, 0 से लेके 1 के बीच में नहीं है।
अब अगर मेरी लिमिट 0 से लेके 1 के बीच में नहीं है, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली जैसे हम प्रीवियसली कंक्लूड करते आ रहे थे उसको उस तरह से कंक्लूड करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि पहले 0 से लेके 1 अलग करो और फिर 1 से लेके 2 अलग करो, तो बेटा एक तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, तो बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने अभी इसके बारे में बात किया था कि अगर फंक्शन है मेरे पास तो जो उसकी रेंज होती है वो उसके मैक्सिमा इंटू बी माइनस ए से छोटा होगा और मिनिमा इंटू बी माइनस ए से बड़ा होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन उसके मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो कॉन्सेप्ट 0 से 1 वाला कॉन्सेप्ट फेल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉन्सेप्ट बी लगाना पड़ेगा। बी का मतलब मुझे अंदर वाले फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, और इसका मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकलेगा बेटा, मैं जानता हूं, फंक्शन को अलग से बाहर निकाल दो और डिफरेंशिएट कर दो, इससे क्या निकल जाएगा, हमारा मिनिमा और मैक्सिमा निकल जाएगा। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं बेटा, फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया, f डैश x इज इक्वल टू बेटा इज इक्वल टू 0 हो गया। जानते हैं डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, देखिए तो बेटा मैं जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 इक्वल करूंगा तो मुझे x कितना मिलेगा बेटा, मुझे बेटा यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेंगी 9 और 1। ठीक है, अब बेटा देखो बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है कि पहली बात तो कई बार वो सिर्फ 9 और 1 पे ही निकालता है, सिर्फ 9 और 1 पे ही निकालता है, एक को मिनिमम एक को मैक्सिमम बोल देता है। पहला कांड जो यहाँ पे पहली मिस्टेक होती है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक होती है अगर आपको बच्चे को ध्यान चला जाए कि भैया मेरा जो फंक्शन है ना वो एक पर्टिकुलर डोमेन में ही गिवन है। आपसे मैंने कहा था कि फंक्शन जो है, फंक्शन में जो x होगा तो x की डोमेन इंटीग्रेशन में नहीं देते, क्योंकि बेटा जो डोमेन होती है बेटा वो यहाँ पे वो खुद ही इधर ही डिफाइन कर देता है। और आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरा फंक्शन की डोमेन गिवन है, अगर मेरे फंक्शन की डोमेन गिवन है तो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए जो उसके f डैश x इज इक्वल टू 0 से जो वैल्यू आ रही है उनके अलावा हम उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे भी वैल्यू को चेक करते हैं। क्या सभी को याद है, हमने ये मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ाया था। तो बेटा मुझे इसका मतलब फंक्शन को 0 और 9 के अलावा 0 और 2 पे भी चेक करना पड़ेगा। तो कई बार बेटा बच्चा इधर से निकालता है फिर चारों में मैक्सिमा मिनिमा देख लेता है तो फिर से गलती कर देता है। अब फिर से गलती क्या किया बेटा, बेटा गलती उन्होंने ये किया कि x जो मुझे दे रखा है बेटा वो 0 से लेके 2 के बीच में, इसका मतलब मेरा x ये जो 9 की वैल्यू है वो निकलना पॉसिबल नहीं है, उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। तो बेटा ध्यान रखना, दो बार मिस्टेक, पहली बार तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट लिए तो मिस्टेक कर दी। ठीक है, दूसरी बार आपने 4 पॉइंट ले लिए तो मिस्टेक कर दी। आपको 1 पॉइंट यहां से लेना है और 2 पॉइंट यहां से लेने हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट लिया तो देखो आपका ये वाला मिनिमा जाएगा, देखो मैंने मिनिमा लिख के काटा है। ठीक है, और अगर आपने ये दोनों पॉइंट नहीं लिए तो आपको मैक्सिमा ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, आप इसको मैक्सिमा लेके सॉल्व कर दोगे तो फिर से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको कौन सा इंक्लूड करना है कौन सा एक्सक्लूड करना है। ठीक है ना बेटा, जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो मेरा काउंट ही नहीं होगा। अब f0 पे ये आ गया, f1 पे ये आ गया और f3 पे ये आ गया। अब देख लो ये मेरा क्या हो गया, मिनिमा, ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमा। तो फंक्शन कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा, फंक्शन चला जाएगा मैक्सिमा इंटू अपर माइनस लोअर, तो मैक्सिमा 3/5 इंटू 2 माइनस 1 और मिनिमा क्या चला जाएगा बेटा 1/2 इंटू 2 माइनस 1। तो बेटा मेरा आई आ चुका है 1 से लेके 6/5 तक। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं? बेटा देखिए अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि मुझे sin x अपॉन x dx फ्रॉम π/4 से π/3 मुझे निकालना है √3/8 से लेके √2/6 तक। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास फिर से वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है मुझे इसको fx लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बेटा मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या लगेगा u/v x इंटू कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बेटा अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो देखो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x cos x इज इक्वल टू sin x। तो बेटा मुझे मिल जाएगा tan x इज इक्वल टू x, जो कि फिर से एक तरह से वैल्यू निकालना आपके लिए मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, तो मैंने आपसे कहा था बेटा अगर आपका f डैश 0 नहीं निकल रहा इसका मतलब हो सकता है f डैश कभी 0 ही ना हो रहा हो। इसका मतलब क्या करना है आपको, अब बेटा आपको चेक करना है कि आपका f डैश पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? अब सर इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकालूं, तो बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर f डैश को पॉजिटिव नेगेटिव निकालने में दिक्कत आए तो इस फंक्शन को अलग से hx मान लो। याद आया, मैक्सिमा मिनिमा में इनइक्वालिटी के टाइप क्वेश्चन कराए थे, मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग इनइक्वालिटी, मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग इनइक्वालिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट उस वाली हेडिंग के अंदर पढ़ाया था। तो जब मैं इसको hx लूंगा, अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, -x sin x प्लस cos x माइनस cos x, ये cos है होगा
ठीक है, कॉस से कॉस कट गया बेटा, मुझे मिल गया माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब बेटा हम जानते हैं कि पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 4 तक मेरा एक्स पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश मेरा क्या हो गया, नेगेटिव। एच डैश, एच डैश नेगेटिव मतलब एच एक्स जो होगा बेटा मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब मैं इस तरह से ग्राफ बना दूं पाई बाई 4 से पाई बाई 3 पे। ठीक है, तो बेटा जब मैं यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, पाई बाई 4 इंटू 1/√2 माइनस 1/√2। ठीक है, अब बेटा मैं जानता हूँ कि 1/√4 वो पाई बाई 4 कितना होता है, 1 से छोटा। और अगर 1 से छोटे को मैं किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो जो क्वांटिटी होती है ना वो क्या होती है, और छोटी हो जाती है। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा वो 1/√2 से क्या होगा, मेरा छोटा फंक्शन होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब मुझे ये चीज क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? और अगर ये नेगेटिव मिलेगी अगर ये नेगेटिव मिलेगी इसका मतलब मेरा एफ डैश क्या आ गया, अगर एच एक्स मेरा नेगेटिव है, एच एक्स में किसे माना था, इसे माना था, और अगर ये नेगेटिव इसका मतलब मेरा एफ डैश भी क्या हो गया, नेगेटिव, और एफ डैश नेगेटिव इसका मतलब एफ एक्स मेरा क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? अब बेटा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि बेटा अगर कई बार मान लो आपको जो वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको यहाँ पे उसने बोला हुआ है पाई बाई 4 और पाई बाई 3। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें पता है कंटिन्यूअस है, कोई भी दिक्कत नहीं करेगा जीरो से लेके पाई के बीच में, है ना, कहीं पे दिक्कत नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। ऊपर वाला जो फंक्शन है ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा अगर आपको वैल्यूज जो है वो अटपटी दे रखी होती है, मान लो यहाँ पे पाई बाई 3 की जगह वो आपको पाई बाई 5 दे देता, ठीक है, या पाई बाई को 2 पाई बाई 5 दे देता, कुछ ऐसी अटपटी वैल्यू दे देता, ठीक है, तो बजाय बेटा उस वैल्यू को निकालने की हम उस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो। क्योंकि बेटा हम जानते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिक्रीजिंग है ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जिसको डिक्रीजिंग चेक किया तो बेटा हमने एक्स की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, इसका मतलब ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है। और अगर ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है बेटा, इसका मतलब अगर मैं इसे ग्राफ को पीछे ले जाता हूं इधर, तो बेटा इधर भी ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ही होगा। मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पे बात करूं तो 0 पे वैल्यू मेरी ये होगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर मेरा फंक्शन जीरो, इसका मतलब जो मेरा एच एक्स है वो ऑटोमेटिक f0 से भी, मतलब f0 से भी क्या होगा, छोटा होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब मैं h पाई बाई 4 की जगह h0 को भी निकाल सकता था अगर h पाई बाई 4 मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है तो। इज इट क्लियर टू ऑल? मैंने क्या बोला, हाँ, तो कई बार हमारे पास ऐसे भी हम खेल सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब आप इसे h0 निकालोगे तो हम जानते हैं ये हो गया 0, और साइन 0 कितना है 0, इसका मतलब hx मेरा 0 से छोटा, तो फिर से भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, और आप चाहो तो पाई बाई 4 करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मेरा फंक्शन नेगेटिव, इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू कब आएगा, पाई बाई 4 पे, और मैक्सिमा कब आएगा बेटा, पाई बाई 3 पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, मिनिमम आएगा पाई बाई 3 पे और मैक्सिमम आएगा पाई बाई 4 पे। मैंने उल्टा लिख दिया, ये आ गया मैक्सिमा और ये आ गया मिनिमा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे भी साइन गलत ले लिया है, ये इधर ग्रेटर देन आएगा और ये बेटा इधर ग्रेटर देन आएगा। क्या आपको सभी को समझ में आया नहीं आया? इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग है तो छोटी, इस पे तो मुझे मिलेगा क्या, मैक्सिमा, और इस पे क्या मिलेगा मुझे, मिनिमा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इस पे मिल गया बेटा मुझे मैक्सिमा और बेटा इस पे मुझे मिल गया मिनिमा। क्लियर? तो आप वैल्यूज डाल दो, देखो ये डालूंगे तो आएगा रूट पाई बाई 3 अपॉन साइन ऑफ इक्वलिटी ग्रेटर देन होगा 3√3 आएगा। बेटा जब मैं एलसीएम लूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, देखो मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे 3√3 अपॉन 2√2, बेटा इधर आएगा पाई बाई 12। ठीक है, काटा बेटी स्टार्ट करें, 3 से ये कट गया 4 टाइम, ठीक है, और मुझे क्या दे रखा था, मुझे दे रखा था देखो ऑप्शन में, ऑप्शन में किधर गया, ऑप्शन 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 बेटा आपका ये रहा, इधर मैंने क्या किया, अच्छा ये पाई बाई 2 बाई पाई है, 2 बाई ये पाई है बेटा, पाई पाई पाई, ये पाई है मेरा, हाँ जी ये पाई है, पाई से पाई कट गया, आपको क्या मिल गया, √3 बाई 8 आया कि नहीं आया, देखो √3 बाई 8 ये रहा। ठीक है, और ये कहां से मिलेगा, ये आपको इधर से मिल जाएगा, क्योंकि आपने क्या साइन गलत लगा दी, गलती से मैंने, चेंज कर दीजिएगा। तो ये क्या है 4/2√2, तो ये आ गया बेटा 4/पाई √2 इंटू पाई बाई 12।
ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, इससे ये कट गया, ये कितना आ गया बेटा 5/3 3 आ गया, तो बेटा ये आ गया 1/√2 इंटू 3, बट ये तो मेरा ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया बेटा 2, तो मुझे क्या मिल गया √2/6, जो कि बेटा मेरा ये वाला आंसर आ गया। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ी राइटिंग इसमें थोड़ा खराब है तो उसको इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा, जहां पे भी आपको वो करना है, ये जो साइन ऑफ इक्वलिटी है इसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, गलती से ये मैंने पहले सही लिखा था, बाद में देखिए गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको गलत लिख दिया था। ठीक है, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा आप ही। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपके पास 0 से लेके 1 तक x² / x⁴ + a² x² + 1। बेटा सिंपल सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चन दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इवन डिग्री चलती है, x² x⁴ अगर चलता है तो क्या करोगे, पूरे फंक्शन का x² डिवाइड कर दोगे, मतलब ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमने कहा था कभी भी अगर नीचे 1/x² + 1 ये आता है, इसका मतलब ऊपर जो है बेटा, ऊपर इनका मेरे पास क्या आना चाहिए 1 - 1/x² या फिर 1 - 1 + 1/x² आना चाहिए। बट सर ऊपर तो मुझे दे नहीं रखा, तो मैं क्या करूंगा बेटा मैंने क्या किया, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बेटा इस 2 को बेटा मैंने लिख दिया 1 + 1 1 + 1। ठीक है, अब बेटा 1/x² को बेटा मैंने ऐड किया और बेटा एक बार मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, और बेटा उसके बाद मैंने इस फंक्शन को तोड़ के एक बार प्लस अलग एक बार माइनस अलग। अब बेटा देखो ये मेरे पास है, तो हम जानते हैं अगर ये मेरे पास है तो मैं अपने कोई भी फॉर्म बना सकता हूं। तो अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या बनेगी माइनस वाली फॉर्म बनेगी, और बाहर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या बनेगी बेटा प्लस वाली फॉर्म बनेगी, और बाहर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से उठा लिया है, क्योंकि मैंने आप जानते हो प्रीवियस कॉन्सेप्ट भूलते जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास फिर से प्रीवियस कॉन्सेप्ट 0 से लेके a तक x sin इनवर्स 1/2 √2a - x/a। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 0 से लेके a तक x sin इनवर्स 1/2 √2a - x/a dx। ठीक है, अगर बेटा आपको मैंने याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि बेटा अगर कभी भी इनवर्स दे दिया तो इसका ब्रह्मास्त्र क्या क्या था कि पूरे फंक्शन को थीटा मान लो। क्या सभी को याद आया नहीं आया? तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं मान लूंगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 अंडर रूट में 2x - x 2a -x अपॉन a को बेटा मैं मान लूंगा थीटा। ठीक है, तो थीटा मानूंगा, पहले कौन हटेगा, पहले साइन हटेगा, तो ये साइन हटते बेटा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा। ठीक है, आगे कौन हटेगा बेटा, आगे हटेगा ये 2। ठीक है, जैसे ये 2 हटेगा 2 यहाँ पे आ गया, और बेटा यहाँ से ये 2 हट चुका है। अगला काम क्या होगा, पूरी की स्क्वायरिंग। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा स्क्वायर, और बेटा यहाँ से मेरा स्क्वायर रूट हट चुका होगा। अगला काम क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई। जैसे ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो चुका होगा बेटा, यहाँ पे हो चुका होगा 4a, और यहाँ से नीचे से बेटा मेरा a भी हट चुका होगा। अगला काम क्या होगा, x इधर और ये इधर, तो बेटा x मेरे पास क्या आ गया, x मेरे पास आ गया 2a - 4a साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? मैंने आपसे कहा था कि कभी भी इन्वर्स हो तो सबसे पहले ये काम करना है। तो बेटा जैसे ही मैं ये करूंगा तो x मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, तो मुझे क्या मिल गया, इस पूरे की जगह क्या आ गया, देखो इसका मतलब इस पूरे की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया, और x की जगह क्या आ गया बेटा, x की जगह बेटा ये पूरा फंक्शन आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, थीटा या t, हमने t माना है तो t रख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी जगह क्या आ गया, ये पूरा फंक्शन आ गया। और लिमिट में चेंजेस क्या होंगे बेटा, बेटा जब मैं x की जगह 0, हाँ जी देखिए, हाँ जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो जरा यहाँ पे देखना, जरा आप x की जगह 0 रखोगे तो x की जगह 0 रखूं तो आपको क्या मिलेगा, 2a इधर गया, 2a से 2a कट गया, 2a से 2a सॉरी 2a अपॉन 4a आएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, आएगा नहीं आएगा? तो बेटा ये कितना आ गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट है, तो बेटा जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1/√2, 1/√2 निकट टी का मतलब क्या हो गया π/4। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? अच्छा, और बेटा अगर इधर a होता, क्या होता, अगर इधर a होता तो a का इधर आने पे
ये काट के इसको क्या कर देता बेटा, ए कर देता, मतलब 2a की बजाय क्या करता, ओनली ए करता। मतलब बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिलता, ए मिलता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मुझे यहाँ पे ए मिलता तो ये वाला ए और ऊपर वाला ए कट जाता, तो मुझे साइन स्क्वायर कितना मिलता, 1/4। इसका मतलब साइन मुझे कितना मिल जाता, 1/2। 1/2 होने का मतलब मेरे पास लोअर लिमिट क्या आती है, π/6। तो बेटा ये आ जाता मेरा क्वेश्चन। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ये तो हो गया x आपका पूरा, और इसकी जगह आ गया आपका t, और बाकी बेटा आपका ये आ गया dt। क्या क्लियर? सभी को अभी आगे को ट्राई करना है, ये आपका आगे से होमवर्क है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इफ i इज इक्वल टू 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx, देन x बिलोंग्स टू π/2 से π√2/8 तक, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? बेटा देखो, इफ 0 से लेके 1 तक dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब dx, x बिलोंग्स टू π/2 से π√2/8, ट्रू फॉल्स निकालना है। तो बेटा पहली बात तो जो हमको दिखेगी कि भाई x की वैल्यू मुझे 1 से लेके 0 तक रखी है। अगर ऐसा है तो बेटा ऑब्वियसली बात है एक्स क्यूब मेरा एक्स स्क्वायर से छोटा और 0 से बड़ा, ओके। बट यहाँ पे तो एक्स क्यूब नेगेटिव है, तो बेटा मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता तो मुझे क्या मिल गया कि जो माइनस एक्स क्यूब होगा वो 0 से छोटा होगा और माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है। बट से इससे तो काम चलेगा नहीं, आगे मुझे ये भी दे रखा है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने पूरे फंक्शन में माइनस एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं ऐड करूंगा, हम जानते हैं इनइक्वालिटी में ऐड करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2x स्क्वायर। होगा नहीं होगा? अगला काम क्या होगा, अब देखो इतना मेरा बन चुका है, अगला काम क्या होगा, पूरे फंक्शन में 4 को ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा, पूरे फंक्शन में 4 को ऐड कर दो। ये मेरी इनइक्वालिटी बन चुकी है। अब बेटा हम जानते हैं कि अगर ये ट्रू तो बेटा इसका अंडर रूट भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैंने क्या कर दिया बेटा, पूरे पे अंडर रूट लगा दिया अगले क्वेश्चन में, ठीक है। बट फिर से कि मुझे ये ऊपर नहीं नीचे चाहिए, तो अगला काम क्या होगा, पूरे फंक्शन का रेसिप्रोकल। तो बेटा ये आ गया रेसिप्रोकल। हम जानते हैं जब मैं फंक्शन को रेसिप्रोकल करता हूं तो साइन ऑफ इक्वलिटी बेटा मेरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये लेस ग्रेटर देन से क्या हो गया, लेस देन, और ये क्या हो गया बेटा, लेस देन, ठीक है। अब बेटा हम जानते हैं कि अगर फंक्शन ऐसा है तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो भी बेटा इसका बिहेवियर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेटा ये तो मेरा आ गया आई, और बेटा ये इधर और ये इधर। अब आपको दिख गया होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या मिल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फर्दर आपको ये सिंपली को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए शायद आंसर इसका ट्रू है, एक बार आप लोग और चेक कर लीजिएगा, बट करने का तरीका ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, फाइंड रेंज ऑफ आई इफ आई इज इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई 1/10 प्लस 3 cos x, 1/10 प्लस 3 cos x। बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो बेटा मेरे पास जो इसमें देखो, इधर तो इस बार मुझे कुछ काम की चीज नहीं दिख रही, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा कॉस की रेंज मुझे पता होती है, कहां से कहां तक होती है बेटा, -1 से 1 तक। इसका मतलब -3 cos को 3 cos की रेंज कहां से कहां तक होगी बेटा, -3 से 3 तक। अगला काम क्या होगा, +10 कर दूं, +10 कर दिया, इधर से इधर तक। अगला काम क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है, मुझे चाहिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दिया और साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज। हम जानते हैं 0 से लेके ये क्या होगा 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई। आगे डू योरसेल्फ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। अब आपने खुद ने देखा होगा बेटा प्रॉपर्टी 3 का कितनी जगह यूज हो जा रहा है, ठीक है। बट इसका अभी तक तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आया बेटा, वो आया था जेई 2017 में। मतलब कई बार तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि लगता है कि पेपर जो बना रहे हैं ना, पेपर बनाने वाले जेई वाले, वो बच्चों के लिए नहीं टीचरों के लिए बना रहे हैं कि देखते हैं टीचर पे क्वेश्चन होगा नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सही में ही ऐसा आया था, दमदार क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा ही दमदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ आई इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to 95 इंटीग्रेशन k से k+1 अंदर k+1 अपॉन x इंटू x+1 dx, देन I is less than ln 99 and I is greater than 49/50, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। वैसे सिंपल सी बात है, तो ऐसा क्वेश्चन तो मतलब देख के छोड़ने लायक ज्यादा होते हैं, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अप्रोच करना एक बार आप सीख जाइए, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं, मेंस का तो नाम ही नहीं है इसमें, ऑब्वियसली बात है, ठीक है।
तो यही खास बात इंटीग्रेशन की भी है कि अगर बिखर जाए तो भाई अच्छा ही बिखरता है फिर ये। ठीक है, अब जरा एक बात समझना बेटा, क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो x की रेंज कहां से कहां तक बेटा, x की जो बेटा रेंज है वो k से k+1 तक है, k से k+1 तक है। इसका मतलब जो मेरा x है वो k से k+1 तक है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो काम की बात हम समझने वाली है वो ये है कि फंक्शन में मुझे एक बार तो लेस देन पे कंडीशन चेक करनी है कि x मेरा इससे छोटा है, और एक बार चेक करनी है x मेरा इससे बड़ा है। मुझे दोनों केसेस को देखना है, मुझे दोनों केसेस को देखना है। ठीक है, तो पहली बात तो हम जानते हैं, अगर मैं पहला केस लेता हूं इधर से कि x मेरा ग्रेटर देन k मेरा x मेरा ग्रेटर देन k होगा, तो x+1 ग्रेटर देन k+1 होगा। सर ये क्यों निकाला, क्योंकि बेटा मुझे ये नीचे वाला चाहिए, दिख रहा है ये वाला चीज कि मुझे इसके बारे में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा मुझे ऊपर ये भी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा हमने x+1 के फॉर्म में इसको एनालाइज करके भैया x+1 है। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो x के बारे में तो मैं इजीली बोल सकता हूँ इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास आ गया। अगला काम, मुझे x+1 नीचे चाहिए, तो बेटा मैंने x+1 को रेसिप्रोकल कर लिया। तो रेसिप्रोकल करते बेटा मेरा साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज, साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज। अगला काम क्या होगा बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखें दोनों में, तो बेटा दोनों में ये चीज अलग से मल्टीप्लाई की हुई है। तो मैंने क्या किया बेटा, पूरे फंक्शन में दोनों तरफ x इंटू k+1 अपॉन x से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। तो सोचो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो k+1 मेरा पॉजिटिव, देखो 1 से लेके 99 तक है, और जो x है वो k से k+1 के बीच में है, इसका मतलब ये भी मेरा पॉजिटिव है। और अगर मैं जानता हूं कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का मैं अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन ऑफ इक्वलिटी मेरी चेंज नहीं होती। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अगला काम, k+1 बेटा मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या आ गया, k से k+1 तक dx अपॉन x मिल गया। क्या समझ में आया? अच्छा, और इधर मेरा क्या आ चुका है बेटा, इधर से k से k+1 और ये वाला फंक्शन मिल चुका है। ठीक है, अभी भी मेरा फंक्शन नहीं आया, फंक्शन के लिए समेशन लगाना पड़ेगा। तो बेटा मैंने क्या किया, पूरे फंक्शन में बेटा दोनों तरफ क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या बन चुका है बेटा, ये आपका बन चुका है i। इसको काट दीजिए, मैंने के लिख दिया गलती से, ये बन चुका है आपका i। और इधर क्या बन गया बेटा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ln x बनेगा। क्या बनेगा, ln x। और ln x में पहले देखो ये क्या बनेगा, ln x। ठीक है, और जब मैं लिमिट डालूंगा तो मुझे मिलेगा ln x प्लस k+1 माइनस में ln k+1 माइनस में l के, दैट इज ln k+1 अपॉन k+1 अपॉन k। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको ऐसे कर देते हैं k+1 अपॉन k। ठीक है, अगला काम क्या होगा, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है, मैंने वापस लिख दिया, i लेस देन था तो i लेस देन समेशन k इक्वल टू 1 to 98 ln k+1 माइनस ln k। ठीक है, k की वैल्यू डालते जाऊं तो मुझे क्या मिला, k2 माइनस k1 प्लस k3 माइनस k2 मिलेगा। अगला काम क्या होगा, k4 माइनस k3। तो बेटा लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में बेटा ये 99 है तो मुझे मिलेगा ln 99 माइनस ln 98 मिलेगा, नहीं मिलेगा? काटा पीटी स्टार्ट करें, तो काटा पीटी कैसे होगी, देखो ये वाला इधर से कट गया, ये वाला इधर से कट जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर स्टार्टिंग में पहला कटा है तो लास्ट में आखिरी कटेगा, याद आया? तो लास्ट में ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, आखिरी में से तो ln 99 और पहले में से बेटा माइनस ln 1। और ln 1 क्या होता है, 0। मतलब मेरा पहला रिजल्ट निकल के सामने आया कि भैया जो i है वो ln 99 से क्या होगा, छोटा होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अभी तो मेरा अभी तक एक पार्ट प्रूफ हुआ है, एक पार्ट, सिर्फ एक पार्ट, अभी दूसरा पार्ट बचा है हुआ है। कौन सा, किधर गया, ये वाला। ठीक है बेटा, अगर आप इस फंक्शन को इधर से ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो बेटा मेरे पास ln के फॉर्म में आंसर आएगा, एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो तो देखो अगर मैं बोलता हूं, हम जानते हैं जो x है वो k से बड़ा, और k+1 वो x से बड़ा, और x+1 वो k+1 से बड़ा। ठीक है, अब बेटा हम जानते हैं k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, बेटा k की मैक्सिमम वैल्यू है 98। इसका मतलब जो x होगा वो ऑलवेज k+1 से छोटा है, इसका मतलब x को 99 से छोटा होना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो x+1 कहां किससे छोटा होगा, 100 से छोटा होगा, होगा नहीं होगा? तो बेटा 1/x+1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1/100 होगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अगला काम क्या होगा बेटा, दोनों तरफ फंक्शन का k+1 से अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं, k+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, k+1, इधर क्या मिल जाएगा, k+1
ठीक है। तो बेटा अगर मैं दोनों में k+1 का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये हो गया k+1, ठीक है। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो बेटा क्वेश्चन में इस x के साथ बेटा x का भी मल्टीप्लाई हो रहा था। किसका मल्टीप्लाई हो रहा था? x का मल्टीप्लाई। बट अगर मैं x का मल्टीप्लाई इधर भी कर देता हूं, अगर मैं x का मल्टीप्लाई, ये k+1 आ गया, अगर मैं दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा देखो k+1 और 100 तो मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा बाहर निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा बेटा 1/x, और 1/x होते ही बेटा वो हो जाएगा मेरा ln, और ln मेरे काम का है नहीं, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या करूं, अगर मैं इधर भी k+1 ले आता हूं तो बेटा k+1 ये मेरा बाहर निकल जाएगा, और अंदर बेटा जो मेरे पास आ जाएगा वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे कि जो आपका आंसर निकलेगा वो कांस्टेंट की फॉर्म में निकलेगा। तो फिर मैं क्या करूं, तो बेटा एक बात सोचना कि जो मेरा x है वो k+1 से क्या है? छोटा, छोटा है कि नहीं है, और ये वाला मेरी बड़ा, ये मेरा लार्ज, और ये वाला मेरा स्मॉल, ठीक है। और अगर मैं लार्ज में स्मॉल से डिवाइड करूं और स्मॉल में लार्ज से डिवाइड करूं तो क्या इनइक्वालिटी बैलेंस रहेगी? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी मैंने एक बात बोली थी कि अगर मैं लार्ज में स्मॉल से डिवाइड करूं और स्मॉल में लार्ज से डिवाइड करूं तो इनइक्वालिटी क्या होगी? बैलेंस रहेगी। इसका मतलब अगर मैं इधर x से डिवाइड कर देता हूं और इधर k+1 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा कोई इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम, पूरे में इंटीग्रेशन लगा दिया और समेशन लगा दिया। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा, k+1 से k+1 कट गया, ठीक है, 1/100 बाहर आ गया, 1/100 बाहर आ गया, और अंदर क्या मिल गया बेटा 1 से लेके 98 तक, तो k+1 माइनस k, तो बेटा मुझे मिल गया 98/100, दैट इज 49/50। ये मिल गया बेटा i इज ग्रेटर देन 49/50। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था फिर से, क्योंकि इसका जो हिंट हमको मिलती है वो बेटा यहाँ से मिलती है। अगर कॉमनली बच्चा कंसिडर में ये हिंट कैसे लेके आएंगे बेटा, ये हिंट का बेस्ट तरीका होता है कि जो 49 है ना वो 98 का हाफ है, 49 आपका 98 का हाफ है, और जो 50 है बेटा वो 100 का हाफ है, ठीक है। तो अगर आपने ये 49 अब 50/100 बना लिया, अगर आपने 49/100 बना लिया तो बेटा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए बेटा हमने ये वाला कॉन्सेप्ट किया था, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं। लास्ट में क्या किया था, मैंने क्या किया, पूरे फंक्शन में k+1/x+1 का रिलेशन पहले ही आ गया था। फिर मैंने बोला कि अगर मैं लार्ज को स्मॉल से डिवाइड करूंगा तो लार्ज ही रहेगा, और लार्ज को अगर लार्जर, स्मॉल को अगर लार्जर डिवाइड करूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरफ s से डिवाइड किया, x से डिवाइड किया, x मेरा स्मॉल था, और इधर बेटा मैंने किया k+1 से, जो k+ मेरा बड़ा था। तो अगला काम किया, जैसे ही मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो k+1 कट गया, और बेटा ये तो मेरा क्या आ गया, ये मेरा i आ चुका है। इधर बेटा मैं अगर ध्यान से देखूं तो बेटा 1/100 मेरा बाहर निकल गया है, अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा ओनली dx, k से k+1 तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x कहां से कहां तक, k से लेके k+1 तक, मतलब अपर माइनस लोअर, k+1 -1, k से k कट गया। क्लियर? तो आपके पास क्या रह गया बेटा, आपके पास रह गया समेशन k = 1 से लेके 98 तक 1/100, ठीक है। 100 को तो बेटा बाहर निकाल दूंगा, कांस्टेंट है हम जानते हैं, तो बेटा 100 को बेटा मैंने बाहर निकाल दिया, ये आ गया 100। अंदर क्या रह गया 1। अगर आपको याद हो तो समेशन k = 1 से n, अगर मैं 1 लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, n, याद है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 98/100, कट के कितना आ गया 49/50। फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। शानदार क्या, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन। मतलब कई बार क्वेश्चन होता है ना कि जेई वाला इसलिए निकालता है कि भाई देखते हैं कोई बच्चों के लिए नहीं, फैकल्टीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं, सिंपल सी बात ये है। और बेटा एक बात मैंने आपसे पहले बोली भी थी कि एडवांस में ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि आप पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाए। आपने, मैंने पहले भी कहा होगा कि एडवांस में कभी भी कोई भी बच्चा 90% से ऊपर मुश्किल लेके आ पाता है। जैसे मैंने कहा था कि 380 में से 320, 320, 330 पे बच्चा ऑल इंडिया टॉप कर जाता है। इसका मतलब उसके 40-50 नंबर तो क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, 30-40 नंबर के। क्योंकि बेटा एडवांस में पर्टिकुलरली फैकल्टीज को, जेई फैकल्टीज को बोला जाता है, आईआईटी जो आईआईटीज के जो फैकल्टीज हैं, कि उन लोग पेपर ऐसा बनाना है कि हर एक टॉपिक में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हों जो किसी से ना बने, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आप एडवांस के क्वेश्चन को कर रहे हो और गलती से अगर क्वेश्चन ना बना तो डरना नहीं है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। 100% एडवांस के क्वेश्चन किसी से नहीं बनते। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो फैकल्टीज को भी इनको करने में टाइम लगता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी बेटा इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी और चैप्टर का एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी का नाम है न्यूटन लीबनिज थ्योरम। आपने अगर याद हो तो फंक्शन में भी आया था,
लिमिट में भी आया था, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आया था और डिफरेंशिएशन में भी आया था। और भाई साहब ये महोदय ऐसे हैं, कई बार अलजेब्रा में भी आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ जाते हैं, ये कहीं भी आ जाते हैं। और बेटा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है वो बेटा यही है। मतलब इस टॉपिक में से बेटा का ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। मतलब समझ लो कि लास्ट 15 सालों में बेटा इस टॉपिक में से 30 लगभग 60 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। और एडवांस में तो इसका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, डैम श्योर है। और एक सा मतलब ये नहीं सिर्फ एक आएगा, उसके दिमाग के ऊपर है, हो सकता है 2 दे दे, हो सकता है 3 दे दे। ऑलरेडी हो चुका है कि इसी एक कॉन्सेप्ट पे उसने 3-3 4-4 क्वेश्चन एक पेपर में डाल दिए। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जब हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था वहां पे भी हमने इसके बारे में बात की थी। डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी, वहां पे बेटा हमने इसके बारे में बात की थी। क्या सभी को याद है कि नहीं है? हमने इसके मैटर पे कई बार बातें कही ऑलरेडी, हम इसके मैटर पे कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मैं इंडेफिनिट को डिफरेंशिएट करता हूं तो इंटीग्रेशन का साइन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को नेगेटिफाई कर जाते हैं और मुझे एज इट इज फंक्शन मिल जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल sin x अपॉन x, तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल आपस में नेगेटिफाई हो जाएंगे, मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? एज इट इज फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं लिमिट 0 से लेके 1 तक लगा दूं तो आंसर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि बेटा इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो फाइनाइट होती है, और फाइनाइट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? 0 होता है। पंगा कब होता है बेटा? जब मैं लिमिट को वेरिएबल कर देता हूं। क्या कर देता हूं बेटा? लिमिट को वेरिएबल कर देता हूं। तो फॉर्मूला क्या था बेटा? आपको याद हो, फंक्शन ब्रैकेट में अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस फंक्शन लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। क्या सभी को याद है? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो f ऑफ 5x इंटू 5-x माइनस एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा डैश एक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस यहाँ पे जो काम की बात है, जो कभी काम आती नहीं है बट फिर भी कॉमन सेंस की बात है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूस रहेगा इस इंटरवल में। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन मुझे बोल रखा है ये रहा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। अगर आपको ध्यान से देखे तो बेटा ये मोनोटोनोसिटी का क्वेश्चन है। किसका? मोनोटोनोसिटी का। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, और अगर मुझे फंक्शन इंक्रीजिंग निकालना है तो बेटा मुझे एफ डैश निकालना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? बेटा देखिए, मुझे बोला गया है इंक्रीजिंग एफ डैश निकालने। एफ डैश क्या आएगा बेटा? वो आएगा बेटा सबसे पहले ई टू दी पावर x की जगह अपर लिमिट कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? 2x माइनस में e टू द पावर लोअर लिमिट दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा 2x बेटा दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, अब अंदर क्या बचा? ये वाला फंक्शन बचा। अब सर इसे कैसे एनालाइज करूं? तो बेटा हम एक बात जानते हैं हमेशा कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है बेटा वो ऑलवेज एक्स स्क्वायर से क्या होता है? बड़ा होता है। होता है नहीं होता? क्लियर? अच्छा, तो बेटा अगर मैं पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं होगा? अच्छा, अब बेटा e की पावर x मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैं पूरे में एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करता हूं तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वो क्या होगा बेटा? छोटा होगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से। होगा नहीं होगा? तो बेटा अगर मैं इधर लेके आता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब जो एफ डैश है ना वो ये क्या, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव, और एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है इंक्रीजिंग वाला, इसका मतलब मेरा एफ डैश पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा सिंपल सी बात है, नेगेटिव इनटू क्या करूं कि मुझे पॉजिटिव मिल जाए? तो बेटा नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स को क्या होना पड़ेगा? एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, जिससे एफ डैश मेरा क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा मेरे पास है 1 से लेके एक्स क्यूब ln t अपॉन टी dt। बेटा अगर हम बात करें इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा? इसका हो जाएगा बेटा log x t की जगह एक्स क्यूब और इस t की जगह एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएशन बेटा हो गया 3x स्क्वायर। बेटा नीचे अगर मैं बात करूं तो बेटा नीचे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा नीचे मेरी लोअर लिमिट 0 है। सर उससे क्या होगा बेटा? उससे ये होगा कि जब हम लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आने वाला है? 0, और 0 का आगे कुछ भी रखा हो वो ऑलवेज क्या होगा बेटा? 0। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर मेरी लोअर लिमिट या कोई भी लिमिट अगर मैंने कांस्टेंट ले ली है तो बेटा सीधे क्या लिख दूंगा मैं?
0 लिख दूंगा। ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था सिर्फ बताने के लिए। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दे रखा है d अपॉन dx इंटीग्रेशन 0 से y स्क्वायर cos t dt इज इक्वल टू d अपॉन dx इंटीग्रेशन x स्क्वायर sin t dt। हमको बेटा निकालना है dy अपॉन dx। बेटा जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या होगा, cos t की जगह अपर वैल्यू y स्क्वायर और बेटा y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2y। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखिए तो बेटा नीचे मेरा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y तो है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले y स्क्वायर का 2y और बेटा फिर होगा y का dy अपॉन dx। ठीक है, लोअर लिमिट 0 तो -0, इधर क्या होगा बेटा t की जगह x स्क्वायर तो sin t स्क्वायर इंटू 2x होगा, नहीं होगा बेटा, जरा ध्यान से देखो 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया x sin x स्क्वायर अपॉन y sin y स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये फिर से भी इजी क्वेश्चन था। अब जेई में तो बेटा कॉमनली इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बजाय मतलब क्वेश्चन ये भी इजी है बट जेई में मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -1 to 1। ए मुझे दे रखा है x से लेके 2x तक log t का होल स्क्वायर dt, बी मुझे दे रखा है x से लेके 2x तक sin t by t dt, और बेटा सी मुझे दे रखा है 0 से लेके x तक 1 - t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो चलिए पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बेटा देखो एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन में अगर आपको याद हो तो या फिर तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ता था, बट अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक बात और डिफरेंशिएशन में एक कॉन्सेप्ट आपको और बताया था कि बेटा डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए हम कई बार क्या करते हैं बेटा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसको चेक कर लेते हैं कि भैया बताओ, पहले हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर चेक करते हैं कि फंक्शन मेरा किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा। अगर डिसकंटिन्यूअस हो रहा होता है इसका मतलब वो फंक्शन मेरा उस जोन में डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हम पहले की बात करते हैं कि जब मैं पहले को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा बेटा, मेरे पास आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू log t की जगह 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x की जगह 2 माइनस में क्या होगा, t की जगह इस बार x स्क्वायर आएगा log x का होल स्क्वायर और x की जगह बेटा इंटू 1। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये वाला फंक्शन x लेस देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन -1 से 1 के लिए भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अगले की बात कर। अगला बेटा b को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा पहले x की जगह 2t, तो sin 2x अपॉन 2x इंटू 2 माइनस में जब x डालूंगा तो sin x अपॉन x इंटू 1। अब बेटा मुझे दिख रहा है कि ये पूरा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब फंक्शन मेरा -1 से 1 के बीच में डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, जब मैं तीसरा डालूंगा तो देखो यहाँ पे अपर लिमिट तो बेटा मेरे पास है x, लोअर लिमिट है 0, तो बेटा सिंपल सी बात है x को एक बार डाल दो और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा बेटा 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, और बेटा हम जानते हैं नीचे वाले का d मेरा नेगेटिव होने का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब ये फंक्शन किसी भी पॉइंट में नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, c इज डिफरेंशिएबल इन -1 से 1 तक। तो मेरे पास आंसर क्या आया, b एंड a एंड b आर नॉट डिफरेंशिएबल, c इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मुझे बोल रखा है fx इज इक्वल टू 0 से लेके x अंडर रूट 1 माइनस t की पावर 4 dat। a मुझे दे रखा है fx इज डिफाइंड इन -1 to 1, b मुझे दे रखा है fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, c मुझे दे रखा है fx इज ऑड फंक्शन, और बेटा d मुझे दे रखा है 0,0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेटा देखिए पहली बात तो मुझे बोला गया है fx इज डिफाइंड और नॉट। बेटा हम जानते हैं डिफाइन के लिए मुझे सिर्फ एक काम करना है, ये चेक करना है कि ये मेरा कंटिन्यूअस, ये मेरा कब का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटा मैं जानता हूं इसके लिए डोमेन, मुझे क्या डिफाइन का मतलब चेक डोमेन, सिंपल सी बात है, डोमेन का चेक करूंगा, अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव, तो मैं क्या बोलूंगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला काम x की पावर 4 -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। आगे क्या होगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर हो गए, तो बेटा मुझे मिल गया x स्क्वायर -1 इन t स्क्वायर -1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, कंडीशन लगेगी सिर्फ इस पे, और बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा -1 से 1 के बीच में। बेटा b मुझे क्या बोल रहा है, बेटा b मुझे बोल रहा है फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्या करना पड़ेगा बेटा, f डैश निकालना पड़ेगा। f डैश कैसे निकलेगा बेटा, न्यूटन लिमिट से डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो पहले x डाल दूं,
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और लोअर लिमिट 0, तो सेकंड तो गायब ही हो गया। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 1। और बेटा हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, दैट इज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। दूसरा खेल भी खत्म। तीसरा क्या बोल रहा है बेटा, फंक्शन इज ऑड और इवन। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ऑड के लिए बेटा मैंने आपसे कॉन्सेप्ट बोला था कि कभी भी अगर मुझे ऑड फंक्शन बोला हो और उसको बनाने में अगर निकालने में दिक्कत आ रही हो, तो बेटा हम ऑलवेज चेक करते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 से लेके x तक अंडर रूट 1 माइनस टी की पावर 4 dt प्लस 0 से लेके माइनस एक्स तक अंडर रूट 1 माइनस टी की पावर 4 dt। बेटा t में चेंज नहीं होगा, सिर्फ x में चेंज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आगे कैसे सॉल्व करूं, बेटा अगर आप ध्यान से देखिए, अगर दोनों की लिमिट को मैं सेम कर सकता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। सर सेम कैसे करूं, तो बेटा अगर मैं t इज इक्वल टू माइनस जेड मान लूं, तो देखो लिमिट भी मेरी ऑलरेडी माइनस एक्स से x हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई, सभी को नहीं हुई? तो मैं क्या करूंगा बेटा, t को माइनस जेड मान लूंगा। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, देखो जब जब t मेरा 0 होगा z 0 होगा, जब जब t मेरा माइनस x होगा बेटा ये मेरा x होगा। और dt कितना मिल गया, माइनस जेड। तो बेटा मुझे मिल गया 0 से लेके x तक अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस टी जेड माइनस बेटा आगे आ गया और प्रॉपर्टी 1 लगा दी। तो बेटा ये z से t हो गया प्रॉपर्टी 1 से, और बेटा माइनस मेरा आगे आ गया। तो ध्यान से देखो बेटा, दोनों मेरे क्या हो गए, कैंसिल। आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब इसका मतलब थर्ड भी करेक्ट। तो चौथा बेटा मुझसे बोल रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव 0। तो मैं क्या करूंगा, सिंगल डेरिवेटिव हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे निकाला था, इधर ये रहा, ठीक है। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दे तो कितना आएगा बेटा, पहले रूट का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 और बेटा फिर एक्स की पावर 4 का माइनस 4x क्यूब, ठीक है, माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब बेटा ये 0 कब होगा, बेटा ये 0 होगा x इज इक्वल टू 0 पे, होगा नहीं होगा? तो अगर मैं फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 डालता हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0, बट y अभी तक नहीं निकला, तो y मुझे निकालना पड़ेगा। तो y क्या था बेटा, y था 0 से लेके x तक, और x मेरा खुद क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 से लेके 0 तक y भी कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। इसका मतलब मेरा पॉइंट का क्या आ गया, 0,0। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या आएगा, 0,0 ही आएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा मुझे दे रखा है, एफ आर टू आर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, सेटिस्फाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स एफ टी। बेटा दोनों एफ सेम है, ध्यान रखिएगा, एफ टी डी टी, देन फाइंड एफ ऑफ एल एन 5। बेटा देखिए, देखो अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो मुझे एल एन निकालने के लिए पहले फंक्शन की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और फंक्शन मुझे दोनों तरफ दे रखा है, तो पहले फंक्शन को मुझे इंटीग्रेशन फ्री करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, डिफरेंशिएट करके। तो बेटा मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। बेटा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले x अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स इंटू 1, उसके बाद 0 तो वो तो गायब भी हो गया। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, बेटा मुझे मिल गया एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मिलेगा नहीं मिलेगा? बट बेटा काम की बात क्या है, बेटा काम की बात ये है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट, मतलब अभी मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा क्या दोनों को डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, ln x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स। मिलेगा नहीं मिलेगा? अगला काम, अगर बेटा मैं इसको t मानता हूं तो ऊपर वाला क्या हो गया, dt हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है ln एफ एक्स, लिखा हुआ है कि नहीं हुआ? बट बेटा इधर जो फंक्शन है बेटा वो x ना आके क्या आएगा, x प्लस सी आएगा। क्या ये बात सभी के समझ में आई, नहीं आई? क्या आएगा, x प्लस सी आएगा। इसका मतलब एफ एक्स कितना आ गया, e की पावर x प्लस सी, दैट इज e की पावर x इंटू e की पावर c। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब c कैसे निकलेगा, c कैसे निकलेगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, देखो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी एग्जामिनर ने आपको एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे दिया, अगर कभी भी एग्जामिनर ने आपको एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे दिया, यहाँ पे ऐसे और इस तरह से कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, जी एक्स इंटू समथिंग, और बेटा उसकी अपर लिमिट कर दी वेरिएबल और लोअर लिमिट कर दी कांस्टेंट। मान लो अपर लिमिट कर दी उसने फाई अल्फा, फाई एक्स, ठीक है, और लोअर लिमिट कर दी उसने कांस्टेंट ए। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा एक तरह से आप मान सकते हो कि फंक्शन की एफ ऑफ ए की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 0 आएगी। है बस समझ में आई, मेरे नहीं आई? फंक्शन की एफ ऑफ ए अगर मैं डालता हूं तो मेरा अपर लिमिट भी क्या हो जाएगा, अच्छा एफ ऑफ ए नहीं, एफ ऑफ ए नहीं, अगर मेरा ऊपर एक्स है, अगर मेरा ऊपर एक्स है तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अच्छा, अगर ऊपर x ना हो के मान लो x माइनस 3 दे रखा है, क्या दे रखा है x माइनस 3, तो अगर मैं ऊपर वाले लिमिट को a कर दूं, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू a हो जाए, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, a प्लस 3 मिला, मिला नहीं मिला। इसका मतलब f ऑफ a प्लस 3 अगर मैं डालता हूं तो देखो ऊपर वाली लिमिट क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। a होते ही बेटा f ऑफ a प्लस 3 कितना हो गया, 0 हो गया। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको अगर कोई कांस्टेंट आपको अटका दे रहा है तो बेटा ऑलवेज ऊपर जाइए और चेक करिए फंक्शन में कोई एक लिमिट तो कांस्टेंट नहीं दे रखी है। अगर दे रखी है तो ऊपर वाली लिमिट को भी वही बना दीजिए, आपको एक फंक्शन की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बताओ ऊपर 0 कैसे बनेगा? अगर मैं x को 0 डाल दूं तो मुझे क्या मिल गया, देखो f ऑफ 0 कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, अगर और fx मेरा ये था तो वैल्यू यहां पे भी डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 इंटू e की पावर c। तो बेटा मुझे यहां से क्या मिला बेटा, यहां से मुझे मिला e की पावर c इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अगर e की पावर c 0 है तो fx कितना होगा बेटा, fx है e की पावर x इंटू e की पावर c, और ये क्या है 0, तो e की पावर x इंटू 0 कितना हो गया, 0। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है ना बेटा वो ऑलवेज 0 है, और अगर वो ऑलवेज 0 है तो f ln 5 भी क्या होगा, 0। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों की गलती बहुत कल इजीली कर देते हैं कि दोनों को सेम मान के निकाल लेते हैं, बट ध्यान रखना ये प्लस सी भी अपना रोल प्ले कर सकता है, ठीक है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन बेटा, बेटा ध्यान रखना न्यूटन लेबनीज का लिमिट के अंदर बहुत बेहतरीन यूज होता है, ठीक है? बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलता है न्यूटन लिमिट्स में। आपके सामने क्वेश्चन है, लिमिट x गोज टू पाई बाई 4 2 से लेके sec स्क्वायर x एफ टी डी टी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16। बेटा देखो कभी भी लिमिट है तो सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो। अगर बेटा मैं पाई बाई 4 डालता हूँ सेक में तो ये कितना हो जाएगा, 0। 0 से 0 कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 0, और नीचे भी कितना हो गया, 0। 0 बाई 0 होने का मतलब बेटा डीएल लग गया। अब डीएल ऊपर कैसे लगेगा, सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं डेरिवेटिव न्यूटन निम्नलिखित, तो एफ एक्स की जगह सेक स्क्वायर टी, और सेक का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, पहले 2 सेक टी और बेटा सेक का हो गया सेक टी 10 टी, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर टी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? वापिस समझा देता हूँ, पहले डिग्री का होगा तो 2 सेक टी, और फिर सेक का होगा सेक टी 10 टी, तो सेक इंटू सेक कितना हो गया, सेक स्क्वायर, ठीक है? अगला काम क्या होगा, एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट कर दो, आपका आंसर आ गया सेक एफ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 अपॉन 2 इंटू पाई 4। बेटा सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया कितना, 8 ln 8 ln सॉरी 8 f2 बाई पाई, 8 f2 बाई पाई, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा और मजेदार, ठीक है? थोड़ा और नहीं, ज्यादा मजेदार। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ let fx is equal to 0 to x e to the power x minus greatest integer of x dx where x is greater than 0 is continuous and differentiable for all x belongs to 0 to 3, continuous and non differentiable for all x belong to 0 to 3, f1 is equal to e and f2 is equal to 2 into e minus 1। बेटा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं सबसे पहले फंक्शन को तोड़ रहा हूं। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो सभी फंक्शन में जो बात की गई है वो 0 से लेके 3, 0 से लेके 3, 1 भी 0 से लेके 3 के बीच में है, और बेटा 2 भी बेटा मेरा 0 से लेके 3 के बीच में है। तो बेटा मैं जो भी बात करूंगा फंक्शन को 0 से लेके 3 के बीच में ही बात करूंगा, ठीक है? दूसरा बेटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हम जानते हैं बेटा वो टूटता है कहां से कहां तक बेटा, वो टूटता है इंटीजर्स पे, ठीक है? अब x तो मुझे पता ही नहीं है सर x क्या है, बस इतना पता है x मेरा 0 से बड़ा है। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो कितना भी तो हो सकता है ना, हो सकता है सिर्फ 1 तक जाए, हो सकता है सिर्फ 2 तक जाए, और हो सकता है सिर्फ 3 तक जाए, मुझे क्या पता? तो बेटा मुझे कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि अगर x मेरा 1 तक जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, x 0 से 1 तक। दूसरा केस क्या होगा, x अगर 1 से लेके 2 के बीच में है, और तीसरा केस क्या होगा कि x अगर 2 से लेके 3 के बीच में है, ठीक है? तो बेटा x अगर 1 से लेके 2 के बीच में है तो मैं क्या बोलूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो गया, 0। यहाँ पे क्या जाएगा, 0 से लेके x e की पावर x माइनस टी माइनस 0 dt, आएगा नहीं आएगा, ठीक है? सेकंड स्टेप लिख रहा हूं, अगर मेरा x मेरा 1 से 2 हो गया तो मैं लिखूंगा 0 से लेके 1 तक e की पावर t dt प्लस 1 से लेके x तक e की पावर t माइनस 1 dt। सर ये कैसे आया बेटा, अगर मेरा x 1 से लेके 2 है, मान लो 1.5 है, अगर यहाँ पे 1.5 होता तो पहले 1 भी तो आता, तो पहले 0 से लेके 1 तक टूटता, और बेटा फिर 1 से लेके 1.5 तक टूटता।
ठीक है। और बेटा अगर मेरा x 1.5 के बीच में है, इसका मतलब जो t होगा वो मुझे क्या दे देगा बेटा, 1 से 2 के बीच में है बेटा, तो मुझे t क्या दे देगा बेटा, t बेटा मुझे दे देगा 1। तो बेटा ये आ गया 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 कैसे निकलेगा बेटा, पहले 0 से लेके 1 तक ft, फिर 1 से लेके 2 तक f ऑफ t माइनस 1, और फिर बेटा 2 से लेके x तक बेटा f ऑफ t माइनस 2 dt। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो एग्जामिनर ने बोला है पहले वही चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो देखो कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे बेटा, इंटीजर्स पे। तो पहला पॉइंट आ गया बेटा इंटीजर्स t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटा 1 से पहले कहां आ रहा है, देखो 1 से पहले ये वाला जोन, 1 से पहले ये वाला जोन, तो इधर चेक कर लूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या डालूंगा बेटा, इसमें मैं डालूंगा 0 से लेके 1 माइनस h e की पावर t डालूंगा, नहीं डालूंगा तो बेटा मुझे क्या मिल गया, e की पावर t की जगह 1 माइनस टी माइनस e की पावर 0, तो बेटा मुझे मिल गया e माइनस 1। क्या मिल गया, e माइनस 1। ठीक है, और बेटा जब मैं LHS की बात करूंगा तो बेटा ये तो मेरा 1 तक था, तो 1 से प्लस कौन सा आएगा, दूसरा वाला आएगा, नहीं आएगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं दूसरे की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा मुझे क्या आएगा, RHL क्या मिलेगा, 0 से लेके 1 e की पावर t प्लस 1 से लेके 1 प्लस h 1 प्लस h क्यों किया बेटा, क्योंकि बेटा मैं 1 का RHL निकाल रहा हूं, ध्यान रखिएगा मैं 1 का RHL निकाल रहा हूं, तो बेटा मैं 1 प्लस h करूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये कितना आ गया, 1 प्लस h e की पावर t माइनस 1 dt। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी e की पावर 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0, प्लस में बेटा e की पावर t माइनस 1 में बेटा t की जगह क्या आएगा बेटा, सबसे पहले अपर लिमिट 1 प्लस h, तो 1 प्लस h और माइनस 1, उसका लोअर लिमिट e की पावर 1 माइनस 1, होगा नहीं होगा? बेटा जरा ध्यान से देखना, 1 से 1 को कट गया तो e की पावर h आ गया। अब बेटा e की पावर h कितना होता है बेटा, हम जानते हैं लिमिटिंग की बात चल रही है, इसका मतलब h क्या होगा, टेंडिंग टू 0, और अगर h टेंडिंग टू 0 है तो e की पावर h कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई नहीं हुई? क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो h कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया 1 और ये भी मिल गया 1, तो 1 से मैंने 1 काट दिया बेटा, मुझे मिल गया e माइनस 1। तो देखो LHL और RHL क्या हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब फंक्शन मेरा 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? 2 पे बेटा आपको खुद चेक करना है, वैसे मैं बता दूं इस पे भी बेटा क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, आपको खुद चेक करना है, डू योरसेल्फ। ठीक है अब बात करते हैं बेटा डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस तो है, ए और बी में से कोई दोनों एक पॉसिबल है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। अब बेटा देखो डिफरेंशिएबिलिटी में सीधे फॉर्मूला तो यहाँ पे यूज कर नहीं सकता, आपको ही पता है, इतना सारा किस फॉर्मूला यूज करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। तो क्या करूंगा बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिफरेंशिएबिलिटी की अगर चेक करना हो और फंक्शन डिफाइन हो तो डिफरेंशिएट कर दो। मैंने कहा था अगर फंक्शन आपका डिफाइन है तो डिफरेंशिएट कर दो, और उसकी जो फंक्शन मेरा, जिस फंक्शन में मेरा फंक्शन पूछ रहा है उस पे LHD की वैल्यू और RHD की वैल्यू को चेक कर लो। अगर LHD और RHD इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन मेरे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या सभी को याद है कि नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बेटा मुझे मिलेगा e की पावर x, मिलेगा नहीं मिलेगा? t की जगह x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 0 तो हम जानते हैं 0 ही होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा बेटा, इसका बेटा इसका मिल जाएगा 0। तो 0 कैसे, अरे लिमिट फाइनाइट है ना, ऐसा कितना मिलेगा बेटा, इसका मिलेगा बेटा e की पावर x माइनस 1 इंटू 1, और माइनस में कांस्टेंट लिमिट तो 0 हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर ये वाला 0, ये वाला 0, और इधर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, e की पावर x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा मेरे पास फंक्शन क्या आ गया बेटा, मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरह से आ गया, f' कितना आ गया, f' आ गया e की पावर x, नीचे आ गया e की पावर 1 माइनस x, और बेटा नीचे आ गया e की पावर 1 माइनस 2। ठीक है, अब 1 पे चेक कर लेते हैं बेटा। तो LHD क्या होगा बेटा, LHD मतलब ये होगा, तो x की जगह 1 माइनस h, तो e की पावर 1 माइनस h कितना हो गया, e हो गया। ठीक है, और RHD में क्या होगा, x की जगह 1 प्लस h, तो बेटा ये हो गया e की पावर x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कट गया, मुझे क्या मिल गया e की पावर h, जो कि कितना होता है अपन। तो LHD कितना आया e, RHD कितना आया 1, इसका मतलब फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए और बी में से बेटा मेरा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है बट अभी भी E1 और E2 रह गया है। ठीक है, तो E1 कैसे निकालेगा बेटा, E1 निकाल लेते हैं। 1 के लिए कहां पे जाऊंगा, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 1 के लिए जाऊंगा मैं इसके पास, और 2 के लिए जाऊंगा, नहीं 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 ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, 1 देखो क्लोज किसमें है बेटा,
मेरा 1 क्लोज इसमें है, मतलब F1 बेटा मुझे यहाँ से मिलेगा और 2 क्लोज यहाँ पे है, मतलब F2 बेटा मुझे यहाँ से मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो F1 और F2 निकाल लेते हैं बेटा। देखो जब मैं F1 निकालूंगा तो F1 इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक प्लस x की जगह इस वाले क्वेश्चन में, हाँ इस वाले में x की जगह 1 डालूंगा तो ये 1 से 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0। और ये मुझे कितना दे देगा बेटा? ये मुझे दे देगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, दैट इज e माइनस 1। बट मुझे क्या दे रखा है? e दे रखा है, मतलब मेरा c हो गया गलत। ठीक है, अच्छा जब बेटा F2 निकालूंगा तो F2 बेटा जब मैं x की जगह यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 डालते ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा? इधर तो मुझे मिलेगा e माइनस में, मिलेगा नहीं मिलेगा? इधर अभी हमने निकाला है। इधर क्या मिलेगा बेटा? देखो e की पावर पहले मिलेगा 2 माइनस 1 माइनस में e की पावर 1 माइनस 1, तो बेटा ये कितना हो गया? e माइनस 1। होगा नहीं होगा? तो ये भी e माइनस 1 और ये भी e माइनस 1 दोनों ऐड होके क्या हो गए? 2 इंटू ई माइनस 1। होंगे नहीं होंगे? जरा चेक करते हैं क्या मिला हुआ है। 2 इंटू ई माइनस 1, मतलब आंसर क्या हो गया? बी और डी। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहीं पे बेटा आपका चैप्टर का फिनिश होता है। चलिए बेटा, ओके बाय टू ऑल।